जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। बोलता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। हमारे अर्थ पर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला टाइप को बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर, जैसे यहाँ पर देखें, फर्स्ट में है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन का मतलब होता है कि जो नॉन सेलुलर का मीनिंग होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सेल नहीं हो। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि इट डज नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर डज का यूज होगा, डज टाइपिंग मिस्टेक, एंड यहाँ पर ये जो सेल है ये सेल का स्पेलिंग मिस्टेक है, CELL सेल होगा। तो अर्थ पर का ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सेल ना हो। अब आप कहेंगे कि अर्थ पर तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जिसके की बॉडी में सेल ना हो, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं सभी का बॉडी सेल से मिलकर बना है। लेकिन कुछ बॉडी है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी सेल से नहीं बना हुआ है। उसमें ही एक आता है हमारा ये वायरस। वायरस के बॉडी में सेल नहीं होता है, ये प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना हुआ होता है। इससे पहले वाले वीडियो में सेल के बारे में, वायरस के बारे में मैंने बताया था कि वायरस ना तो लिविंग के कैटेगरी में आता है ना ही डेड के कैटेगरी में आता है। जैसे ही सपोज दैट ये हवा में सस्पेंडेड रहता है, हवा में लटका हुआ रहता है। अब किसी भी प्रोसेस से किसी भी ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो उसके बॉडी में ये एंटर करता है। एंटर करने के बाद वहाँ पर ये क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। जब एयर में था तो डेड था, बट जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर किया, एंटर करते ही ये खुद को जिंदा कर लेता है। इसलिए इसको ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में रखा गया है ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में। आगे चलते हैं। आगे बोला है सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसका की बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। ह्यूमन बीइंग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग का बॉडी सेल से मिलकर बना है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिए, वायरस को छोड़कर सभी का बॉडी का बिल्डअप यानी कि फॉर्मेशन जो हुआ है वो सेल से हुआ है। इसलिए ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, ये सभी का बॉडी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो सेलुलर के बॉडी की कैटेगरी में रखेंगे। और इसको जो हम बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि देखते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन आइदर वन और मेनी सेल्स इन देयर बॉडीज। अब देखिए डिफरेंस क्या होगा। कोई एक सेल होगा, कोई एक बॉडी होगा, कोई एक बॉडी होगा। इस बॉडी में हो सकता है कि ये वन सेल का बना हुआ हो। मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में वीडियो बनाया है, उसमें आप जाकर समझ सकते हैं। तो किसी बॉडी में वन सेल कंटेन हो यानी कि वन सेल हो तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो कुछ बॉडी ऐसा है हमारे अर्थ पर जहाँ पे कि जिसका की बॉडी सिर्फ वन सेल से ही मिलकर बना है, और बहुत सारा बॉडी ऐसा है जिसके बॉडी में एक सेल नहीं बल्कि बहुत सारा सेल है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें एक ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में बहुत सारा सेल होता है।
इसलिए इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला गया है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर मैंने लिया है बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स, इन सभी के बॉडी को सेलुलर ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में रखा गया है। अब जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोकैरियोट्स एंड अदर है यूकैरियोट्स। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है एंड यूकैरियोट्स क्या होता है। Prokaryotes, this organism have primitive and incomplete cell। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रिमिटिव, एक वर्ड है प्रीमिटिव। प्रिमिटिव का अगर आप लोग हिंदी मीनिंग जाने तो प्राचीन होता है। प्राचीन का मीनिंग होता है कि जो पुराना हो, ओल्ड हो, उसको बोला जाता है प्राचीन। अगर हम यहाँ पर बोल दें प्रिमिटिव सेल तो पुराना सेल। क्लियर? तो प्रोकैरियोट्स जो होता है इसका बॉडी में प्रिमिटिव सेल होता है। तो दिस ऑर्गेनिज्म हैव प्रिमिटिव सेल एंड इनकम्प्लीट सेल। और क्या होता है इसके बॉडी में? इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट कहने का मतलब क्या है कि प्रोकैरियोट्स जो होगा उसके बॉडी में जो सेल होगा उसके सेल में बहुत सारा पार्ट नहीं होगा। इसको हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सा पार्ट नहीं होगा। जैसे हम ह्यूमन बीइंग का अगर बात करें तो हमारे बॉडी में जो सेल है इसको कंप्लीट सेल बोलेंगे। हमारे बॉडी में जो सेल होगा यानी कि जिस सेल से हमारा बॉडी बना है वो कंप्लीट सेल होगा। लेकिन अगर बात करें इनकम्प्लीट सेल का तो उसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा होगा जो उस सेल में मौजूद नहीं होगा। अब आगे वाला लाइन है, दस दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल इन देयर बॉडी। इसलिए ये प्रोकैरियोट्स जो है इसके बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है। लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? यही जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी खास बिहेव को कैरी करने के लिए। नहीं समझे? समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट ये मदर है, ये फादर है। अब इन दोनों का एक चाइल्ड है, ये चाइल्ड है। अब आप देखेंगे हो सकता है ये जो बच्चा है इस बच्चे का नाक मदर पे गया हो, इस बच्चे का कलर अपने फादर पे गया हो। अगर किसी की माँ ब्लैक है तो हो सकता है कि ये बच्चा ब्लैक हो। अगर उसके फादर का नाक लंबा है तो हो सकता है इस बच्चे का नाक लंबा हो। तो ये सारा का सारा जो देन होता है जेनेटिक मटेरियल का होता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल बताता है कि अच्छा ये बच्चा जो होगा ऐसा होगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक गाय अगर अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसमें 4 पैर के बदले 3 पैर हो? नहीं, डीएनए पहले से ही उसको मैसेज देता है कि नहीं, ये जो बच्चा, ये जो चाइल्ड फॉर्म होगा इसमें 4 पैर होगा, ना कि 3 पैर होगा। 2 कान है तो 2 कान होगा, 2 आँख है तो 2 आँख होगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डीएनए देता है। अब है कि लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल है प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल का अगर बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे ये सेल है, इसके अंदर में बहुत सारा पार्ट है इस सेल का, जिसको कुछ सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब ये जो देख रहे हैं, ये जो बाहर वाला जो ये पार्ट है, ये बाहर वाला ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, हाँ, तो इसी को बोलते हैं क्या?
सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप समझने के लिए ये ले सकते हैं, जैसे एक बैलून लीजिए, उस बैलून में पानी भर दीजिए, तो बैलून अभी क्या है, फूला हुआ है, तो बैलून के अंदर का जो पानी हो गया वो उसके अंदर का मटेरियल हो गया, साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। और वो बैलून जो है, वो बैलून क्या है, एक तरह से हो गया उसका क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सॉरी, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बोल दिया, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो होता है सब ये जैसे ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप उसको, जैसे मैंने बैलून के बारे में समझाया, तो उस बैलून को लेके आप क्या कर सकते हैं, रिलेट करके समझ सकते हैं। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, एक बैलून लीजिए, बैलून के अंदर, बैलून में पानी भर दीजिए, सपोज कर लीजिए उस बैलून को कि वो क्या है, एक न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर वाला जो पानी वाला पार्ट होगा उसको कुछ और बोलेंगे, लेकिन बैलून जो है, बैलून का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब है न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ साइटोप्लाज्म। अब क्या है कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या बोला है, न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ साइटोप्लाज्म। अब ये सेल है, इस सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे आपने हनी देखा है, तो हनी जैसा ही कुछ सेल के अंदर में होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है, उसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम होगा, तो ये क्रोमोसोम इस साइटोप्लाज्म के साथ में मिला हुआ रहेगा और एक ही क्रोमोसोम होगा। न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा उसके न्यूक्लियर मटेरियल में एक ही क्रोमोसोम होगा, और वो एक क्रोमोसोम किसके साथ में होगा, तो साइटोप्लाज्म के साथ में होगा। आगे जैसे आप पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जैसे कि ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारा क्रोमोसोम होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर में, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा, इधर 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 ये सब जो साइटोप्लाज्म होगा, इस साइटोप्लाज्म में इसका जो क्रोमोसोम है वो अलग होगा। तो किससे अलग होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू अलग होगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के बारे में ये जान लेना है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है। अब है here the undefined nuclear region in the cytoplasm is called nucleoid and that is there is no nuclear membrane। कहने का मतलब क्या हो गया, here the undefined nuclear region, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो अनडिफाइंड होता है इन द साइटोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियाइड बोला जाता है, दैट इज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब वही ऊपर वाला सेंटेंस की तरह हो गया कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्लियर। अब है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब भी क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ ये याद रख लेना है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। अब क्या है कि राइबोसोम आर प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होगा। द प्रोकैरियोट्स इंक्लूड आर्कीबैक्टीरिया,
बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया विच अर्लियर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे। अब क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो सबसे पहले ये आते हैं आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। अब जैसे कि एक बार मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में एक ही क्रोमोसोम होगा। कितना क्रोमोसोम होगा? 1 क्रोमोसोम होगा। 1 क्रोमोसोम होगा। और ये जो इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्लियर? और ये जो एक क्रोमोसोम होगा, ये किसके साथ में मिला होगा? तो साइटोप्लाज्म के साथ में मिला होगा। साइटोप्लाज्म क्या है? तो फ्लूइड की तरह होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है। जैसे हनी वगैरह होता है, गाढ़ा होता है, उसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी गाढ़ा होता है। अब है यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में क्या है? तो जैसे देखिए, ये यूकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर में यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, और इसमें बहुत सारा क्रोमोसोम होगा। इस न्यूक्लियस के भीतर में जो होगा, बहुत सारा क्रोमोसोम होगा। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बाउंडेड है, न्यूक्लियस घिरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम को ये साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम कौन कर रहा है? तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही कर रहा है। तो ये है, इतना ही जानते हैं अभी सेल के बारे में। अब है कि दीज हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में कि ये क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है और बिल्कुल ही पुराना होता है। प्रोकैरियोट्स में जो भी सेल होगा वो क्या होगा? प्रिमिटिव होगा एंड इनकम्प्लीट होगा। लेकिन ये जो हमारा यूकैरियोट्स है, इसके अंदर में जो सेल होगा वो बिल्कुल ही एडवांस्ड होगा। एडवांस्ड का मतलब क्या? बिल्कुल ही डेवलप होगा एंड कंप्लीट होगा। यानी कि एक सेल के अंदर में जितना पार्ट्स होना चाहिए, जितना चीज़ होना चाहिए, वो सारा का सारा प्रेजेंट होगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल बोलेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है कि दिस सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि ये सेल है, इस सेल में क्या है? कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड। सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये देख रहे हैं मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। हाँ, लेकिन क्या था? प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन ये यूकैरियोट्स में ये वाला मेम्ब्रेन है। और जितना इसके अंदर में जो इसका पार्ट्स होना चाहिए था, यानी कि जितना ऑर्गेनेल्स होना चाहिए था, वो सारा का सारा प्रेजेंट होगा। तो किस में? यूकैरियोट्स में। मैं फिर से बोल देता हूँ कि यूकैरियोट्स में जो सेल होगा उसको एडवांस्ड सेल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक सेल के अंदर में जितना पार्ट्स होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए एंड अ लॉट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, इस तरह का बहुत सारा पार्ट है। गोल्जी एपार्टस होना चाहिए। तो इन सब के बारे में आगे अच्छे तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप सिर्फ इतना भी जान ले कि जो यूकैरियोट्स होगा, यूकैरियोट्स में जो सेल होगा उसके अंदर में जितना पार्ट होना चाहिए वो सारा का सारा पार्ट होगा। इसलिए इसको कंप्लीट सेल भी बोला गया है एंड एडवांस्ड सेल भी बोला गया है। सच सेल्स आर
such cells are found in unicellular and multicellular plant and animals. कहने का मीनिंग क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर यूनिसेलुलर का बात करें, किसका बात करें, तो यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मीनिंग जो एक, जिसके बॉडी में एक ही सेल हो, और एक ही सेल इसका बॉडी में क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स का, मतलब डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, डिफरेंट काम को करेगा. तो यूनिसेलुलर में जो सेल होगा वो भी क्या होगा, एडवांस्ड होगा, यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी सेल होगा उसको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे. एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो सेल होगा उसको क्या बोलेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे. तो जैसे कि प्लांट में जो भी सेल होगा, एनिमल में जो भी सेल होगा, इसको क्या बोलेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे. अब यहाँ पर आपको फिगर में मैं दिखा देता हूँ. जैसे कि देखिए ये वाला फिगर, 1 मिनट, देखिए ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल. जैसे बैक्टीरिया में जो सेल होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा. अब देखिए ये फ्लैजिला है, इसमें ये जो देख रहे हैं ये इसको फ्लैजिला बोलते हैं. पूंछ जैसा होता है ये फ्लैजिला, और इसको बोलते हैं, ये छोटा छोटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है तो इसको बोलते हैं सीलिया. तो देखिए यहाँ पर ये छोटा छोटा क्रोमोजोम दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर कहीं भी न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या, नहीं दिख रहा है. ठीक, साइटोप्लाज्म होता है. अब यहाँ पर जैसे देखिए यूकैरियोटिक सेल, क्या, यूकैरियोटिक सेल, ये है यूकैरियोटिक सेल. ये देखिए ये है यूकैरियोटिक सेल. ये कौन सा सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल. जैसे कि प्रोटिस्टा में जो सेल होगा, फंगी में जो सेल होगा, एनिमल में जो सेल होगा, प्लांट में जो सेल होगा. अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग भी एनिमल के कैटेगरी में ही आता है. तो इसके अंदर में देखिए बहुत सारा पार्ट होता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, लाइसोसोम, गोल्जी अपार्टस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, वेसिकल्स. ये बहुत सारा पार्ट होता है इसके अंदर में. मतलब एक जो मैच्योर सेल होता है वो मैच्योर सेल ये है यूकैरियोटिक सेल. अगर हम बात करें इमेच्योर का तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है. तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. तो कीप लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय